इसको एक सिंपल सा समझने के लिए देखते हैं। एक सबसे पहली नोट की गड्डी बना ली, हमारे पास जितना भी पैसा उसका अलग अलग गड्डी बना लेंगे, ठीक है। तो 5 लाख की एक गड्डी बनाई जाएगी, ठीक है, 5 लाख की एक गड्डी बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरी गड्डी बनाई जाएगी क्या, 2.5 लाख की, जो कि 5 लाख से 2.5 लाख हो गई, 7.5 लाख हो गया। फिर तीसरी गड्डी बनाई जाएगी, 7.5 से 10 हो गया, कितना अंतर है, 2.5 लाख का। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे कि 80 लाख घर बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस बार कितने लाख घर बनाएंगे, 80 लाख घर बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कब तक वो टारगेट कब तक है, जब सभी को आपका घर मुहैया कराना है, ठीक है। ये सारे टारगेट्स होते हैं। तो इस बार आपका 48,000 करोड़ दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में कि 80 लाख करोड़। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू करेंगे जो बजट 2022-23 आया है, जो निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश किए हैं, उस पर चर्चा होगी, उसके क्या क्या फीचर्स रहे, ठीक है। और मैं सौरभ पांडे हूं, आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो बजट हमारा आया है, जैसे इससे पहले जो बजट का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं दिखे तो वहां जाके देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। तो उसमें बताए हैं कि बाकायदा जो आपका ये है बजट किस आर्टिकल से आता है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, सारी चीजें उसमें जो कॉन्सेप्ट है बजट का वो हमने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, कोशिश करिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे वाला भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। बजट 2022-23 बजट एक साल आगे की चीजें के लिए लाता है, यानी अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021-22, ठीक है। आज हम फरवरी में बना रहे हैं, बजट जब आया है, बजट फरवरी 2022 में उसमें बना रहे हैं, तो आपका बजट 2022-23 यानी अगले साल के लिए आता है, और इकोनॉमिक सर्वे उसी साल का पूरा एनालिसिस देता है, ठीक है। तो ये आपका बजट है। ये बजट किस नंबर का है, तो 92वां नंबर का है, 92nd नंबर का ये बजट है जो आया है। इसके अलावा क्या है, बजट कौन तैयार करता है, बजट का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से कौन सा इनकम कहां से आएगा, किस मदों में खर्च होगा, ठीक है। पिछले साल का हमारे पास डाटा होता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं कि इस इन मदों में पैसा आएगा और इन मदों में पैसा जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं आपका बजट, वही जो जैसे कि जिस तरीके से हम लोग घर में अपना बजट बनाते हैं, और कि कहां कहां से पैसा आएगा, किन किन मदों में जाएगा। अगर बराबर आया और बराबर गया तब तो ठीक है। अगर नहीं आया, बराबर इनकम कम हुआ और खर्च ज्यादा हो गया, तो हमारा क्या होता है, घाटा होता है। घाटा का मतलब हम लोग कर्ज किसी न किसी से लेकर के पूरा करेंगे उस खर्च को, तो ये चीजें होती हैं। तो उसी को जो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है उसी को बजट कहा जाता है, जिसको हमारे संविधान में क्या टर्म दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीजें बजट कौन तैयार करता है, बजट हमारा बजट डिवीजन तैयार करता है। ये बजट डिवीजन किस विभाग में है, तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि आर्थिक मामलों का जो विभाग है, आर्थिक मामलों के विभाग में एक बजट डिवीजन बनाया गया है। और ये आर्थिक मामलों का विभाग किस मंत्रालय में आता है, तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो हिस्सा है, ठीक है। ये चीजें हैं बजट में। सबसे पहले बजट का हम लोग देख लेते हैं टैक्स स्लैब क्या है। इस बार के टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बदलाव नहीं किया गया ये तो ठीक है, लेकिन है क्या ये भी तो पता होना चाहिए आपको। कल को हम उम्मीद करेंगे सरकारी सेवा में जाएं और आप टैक्स भी पे करें, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो समझ लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। टैक्स स्लैब हमारा क्या है, तो देखिए अभी तक गवर्नमेंट क्या की है, 5 लाख तक जो आपका जो 5 लाख तक पर एनम का इनकम है, अगर एक साल में आप 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख से कम है, ठीक है, या 5 लाख तक है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पहले ये स्लैब 2.5 लाख हुआ करती थी, यानी 2.5 लाख तक फ्री था। अभी गवर्नमेंट क्या कर दी है, 5 लाख तक आपका है। 5 लाख 1 रुपया भी रहेगा तो आप इस वाले स्लैब में आज 10% पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका 41,666 रुपया अगर मंथली कमाते हैं, तो इसका मतलब है आपको पे नहीं करना है टैक्स। उससे 1 रुपया भी अधिक हुआ तो आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो 5 लाख तक रिबेट दी है गवर्नमेंट। इसके बाद दूसरी बात क्या है, अगर आपका इनकम 5 लाख से लेके 7-7.5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 7.5 लाख का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 7.5 लाख का 10% कितना होगा
देखिए यही समझना है। अक्सर लोग समझते हैं कि 7.5 लाख रुपए हमारे पास है तो उसका 10%, नहीं, 7.5 लाख का 10% नहीं पे करना है। 5 लाख तो पहले ही छूट दे दी गई, 5 लाख पहले ही छूट दी गई, बचा कितना, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 10% होता है, ठीक है। 7.5 लाख रुपया रखे हैं तो पूरा 7.5 लाख का टैक्स नहीं लिया जाएगा। 5 लाख जो गवर्नमेंट छूट दी है उसको छोड़ करके आपको इस 2.5 लाख जो बचा हुआ अमाउंट 2.5 लाख है उस पर आपको 10% देना होगा, जो कि क्या अमाउंट होता है, 25,000, ठीक है। यानी आप 7.5 लाख रुपया है तो आपको 25,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, वार्षिक इनकम अगर इतना है तो, ठीक है। ये इसके बाद आ जाएंगे आप, अगर आपका इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच लाई करती है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी क्या 10 लाख का 15%, नहीं, कितना का 10%, 15%। तो देखिए इसको एक सिंपल सा समझने के लिए देखते हैं। एक सबसे पहली नोट की गड्डी बना ली, हमारे पास जितना भी पैसा उसका अलग अलग गड्डी बना लेंगे, ठीक है। तो 5 लाख की एक गड्डी बनाई जाएगी, ठीक है, 5 लाख की एक गड्डी बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरी गड्डी बनाई जाएगी क्या, 2.5 लाख की, जो कि 5 लाख से 2.5 लाख हो गई, 7.5 लाख हो गया। फिर तीसरी गड्डी बनाई जाएगी, 7.5 से 10 हो गया, कितना अंतर है, 2.5 लाख का, कितना अंतर है, 2.5 लाख का। तो इस तरीके से आपका अगर 7.5 लाख तक का हम लोग पे कर चुके हैं 25,000, जो कि 10% था, उसके बाद बचा अमाउंट कितना है 10 लाख पहुंचने में, 2.5 लाख। तो इस 2.5 लाख पर कितना लगेगा, 15%। जो बचा 2.5 लाख है उस पर कितना लगेगा, 15% लगेगा। यानी 25,000 हम पहले ही पे कर चुके हैं, कितने का, 7.5 लाख का। ये जो 2.5 लाख बचा है उसका 15% कितना होगा, 37,500, उसका 37,500। तो यानी अगर आपके पास 10 लाख का पर एनम का इनकम आ रहा है तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 62,500, ठीक है। समझिएगा, टैक्स स्लैब जिस दिन आप समझ गए उस दिन चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, आपका इनकम 10 लाख से लेके 12.5 लाख के बीच रह रही है, ठीक है। तो कितना, तो उसका कितना सरकार मांग रही है, 20% मांग रही है। लेकिन 12.5 लाख टोटल शुरू से 12.5 लाख का नहीं, आपकी अलग अलग गड्डी बनाई गई 2.5 लाख की। पहले 5 लाख फ्री है, उसके बाद 2.5 लाख पे ये 10%, 15%, 20% बढ़ रहा है। तो 10 लाख तक तो अभी तक हम लोग पे कर चुके हैं, पहले ही कितना पे कर चुके हैं, 62,500, ठीक है। तो 10 लाख पर बचा कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 20% लगेगा। तो आपका 62,500 ये है, और ये 2.5 लाख पे 20% निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50,000। तो अगर आपके पास 12.5 लाख इनकम है पर एनम का, हर साल का वार्षिक इनकम 12.5 लाख है, तो आपका टोटल इनकम कितना होगा, जो टैक्स पे करना, डायरेक्ट टैक्स है ये सब प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, 1,12,500। अगर आपके पास 12.5 लाख रुपए पर एनम आ रहा है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1,12,500, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम अगर 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स देना है। तो क्या 15 लाख में 25% देना है, नहीं, 12.5 लाख पर तो हम लोग अभी दे चुके हैं 1,12,500, बचा कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख पे कितना देना है आपको, 25%। तो 2.5 लाख पे 25% अगर हम देंगे तो ये 62,500 आता है। 2.5 लाख का 25% कितना, तो 62,500। तो टोटल अगर हमारे पास 15 लाख रुपए है तो हमको टोटल कितना देना है आपका टैक्स, 1,75,000, ठीक है। अगर शुरू से देखेंगे तो पहले 2.5 लाख का 25,000, दूसरे 2.5 लाख का 37,500, तीसरे 2.5 लाख का 50,000, चौथे 2.5 लाख का 62,500, टोटल 1,75,000। जैसे जैसे 10, 15, 20 और 25 बढ़ता गया वैसे बढ़ता गया। इसी तरीके से आपका 15 लाख से ऊपर अगर इनकम है, 30 लाख है तो 15 लाख का पे कर दिए, अगला 30 का 30% निकाल देंगे, आप कर लेंगे। 70 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ रखे हुए हैं तो आप अपना टैक्स निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा एक होता है सेस। सेस का मतलब क्या है, सेस जो कि हमारे यहाँ 4% लगता है। सेस कितना है इस समय, 4%। सेस का मतलब था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाया। सेस का मतलब था टैक्स ऑन टैक्स, जो आप टैक्स पे कर दिए हैं इसके ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि 4%। जैसे आप अगर जिस भी स्लैब में हैं, आपकी मंथली इनकम, एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम इस स्लैब से किसी भी स्लैब में है, एक ही में आपकी इनकम होगी ना, सब में तो होगी नहीं, एक में होती है। मान लेते हैं अगर किसमें है, इसी में 1,12,500 वाले में आपकी इनकम है तो आपको उसका 4% यानी 1,12,500 का 4% और पे करना पड़ेगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा कितना होता है वो
तब वो आपका पूरा क्या होता है, सेस भी लग गया मतलब। और ये सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। स्वच्छता सेस होता है, कृषि कल्याण सेस होता है और शिक्षा सेस। यानी ये जो सेस होता है, अगर शिक्षा सेस लगा है 0.5%, तो आपको वो पैसा किस मद में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए जाएगा। कृषि कल्याण सेस है तो कृषक कल्याण सेस है, कृषि कल्याण सेस है तो किसानों और कृषि के लिए ही जाएगा। स्वच्छता सेस है तो स्वच्छता के कार्य के लिए ही जो भी योजनाएं बन रही है, जो भी प्लान्स है, उसी में जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है सरचार्ज। सरचार्ज किसको कहते हैं? सरचार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन टैक्स। जो भी टैक्स आप पे किए हैं उस पे सरचार्ज। सरकार कहती है कि हम ये डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं प्लस सेस ले रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा ज्यादा अंबानी टाइप के हैं तो आपको क्या लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे। यानी मतलब क्या है इसका कि आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो आपको टैक्स और सेस के अलावा आपको क्या पे करना पड़ेगा, 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। ये भी टैक्स, जो भी टैक्स आप दिए उसका 10%। ठीक है। ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स के ऊपर चार्ज लगता है, ये इस पे नहीं लगता है। जो भी आपका पैसा उसमें आएगा, टैक्सेबल इनकम है, उसका 10% चार्ज लगेगा अगर आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच इनकम है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो आप पे सरकार कितना सरचार्ज लगा रही है, 15%। यानी जो हाईली इनकम वाले लोग होते हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़ आपका इनकम है, इसके बीच अगर लाई करते हैं तो 25% सरचार्ज लगाती है। और अगर 5 करोड़ से भी अगर ऊपर वाले आदमी हैं आप, तो आपको 37% सरचार्ज लगाती है सरकार। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, वो रिग्रेसिव रूप में है, प्रोग्रेसिव नहीं है। वो क्या है, लोगों को हतोत्साहित करता है कि जितना कमाएंगे उतना तो हम टैक्स में दे रहे हैं, किस बात के लिए कमाएं। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी सरकार को सोचनी चाहिए, इन चीजों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। हालांकि सरकार अब कोशिश कर रही है कि अपना जीएसटी वगैरह ला करके टैक्स बेस, सरकार को जरूरत क्या है, टैक्स बेस बढ़ाने की। हमारे जितने वोटर हैं उसका केवल 4% टैक्स पे करते हैं। योजना सबको चाहिए, चाय की दुकान पर बैठ के सब लोग बात करेंगे रोड ऐसा है, ये टैक्स कितने लोग पे करते हैं, कोई नहीं पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स स्लैब में लोग अपनी इनकम को छुपा लेते हैं। तो सरकार पे 4% 5% लोग अगर टैक्स पे कर रहे हैं, योजना सभी के लिए लाना है, तो चीजें थोड़ी सी वो होती है ना। तो ये है आपका पूरा टैक्स स्लैब। इसके बाद क्या है आपका कि ये जो सेस और सरचार्ज होते हैं, जो सेस और सरचार्ज होते हैं वो राज्यों के साथ नो डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टेट, यानी राज्यों के साथ शेयर नहीं होते हैं। क्योंकि जो भी टैक्सेबल इनकम आती है, जो टैक्स यानी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू जो भी आता है वो राज्यों के साथ शेयर होता है। ठीक है, सब कुछ शेयर होगा, लेकिन सेस और सरचार्ज का पैसा राज्यों के साथ शेयर नहीं होता। एक चीज और कि सेस का पैसा स्पेसिफिक चीजों में, जिन जिन चीजों का सेस लगाया रहेगा उसी में खर्च होगा, लेकिन आपका सरचार्ज का पैसा कहीं भी सरकार खर्च कर सकती है, किसी भी योजना में कहीं भी खर्च कर सकती है सरचार्ज का पैसा। लेकिन सेस का पैसा स्पेसिफिक जिस चीज के लिए सेस लगाया गया उसी में खर्च होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है आपका पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति का मतलब क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति। इसके तहत ये कहा गया कि इसके 7 इंजन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या होते हैं, जो भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, जैसे उसमें क्या होता है, रेल होता है, रोड होता है, एयरपोर्ट, ये 7 इंजन बताया गया है पीएम गति शक्ति। आपको क्वेश्चन यही दे देगा कि पीएम गति शक्ति में कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर शामिल है, तो उसमें 4 ऑप्शन में आपको छांटना पड़ेगा। ये 7 इंजन इसके याद रखिएगा जो बजट में पीएम शक्ति के नाम से दिया है। 7 इंजन है, रेल है, रोड है, एयरपोर्ट है, पोर्ट यानी बंदरगाह, रेलवे, सड़क, क्या नाम है, हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है, वाटरवेज का मतलब जल मार्ग होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवहन होता है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज इंडस्ट्री तैयार करने के लिए उसके पीछे की जो लॉजिस्टिक्स होती है, जो व्यवस्थाएं होती है, बिजली देना है, कनेक्टिविटी देना है, सड़कें होनी चाहिए। जैसे गुजरात में क्या है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मुंबई में क्या है, इंडस्ट्रीज के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। यानी उसके साथ किसी भी उद्यम को बैठाने के लिए उसके पीछे की जितनी भी चीजें, कनेक्टिविटी है, बिजली है, इसके साथ सड़कें हैं, सारी चीजें जो है वो आपकी किस में आती है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो आपको बढ़ाना है। 7 इंजन को आपको याद रखना है
पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसके अंदर 7 इंजन है। जैसे आपका इस समय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसके तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें बनानी है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ इस पीएम गति शक्ति को भी मर्ज करने की सरकार की योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे के विषय में हमारे बजट में क्या कहा गया है? रेलवे के विषय में कहा गया है एक नया प्रोग्राम लाया जा रहा है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक जिले का एक प्रोडक्ट को हम लोग बहुत ज्यादा आगे करेंगे, उसके प्रोडक्शन को, उसके निर्यात को और उसकी जो भी चीजें कमियां हैं उसको पूरा करके उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे एक प्रोडक्ट को। इसी तरीके से रेलवे के लिए क्या लाया? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टेशन पर एक स्थानीय प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का एक स्थानीय व्यवसाय में जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, उस स्टेशन पर उस प्रोडक्ट का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दूर दूर से लोग आते जाते हैं तो उस चीज को उनको अच्छा लगेगा तो वो वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट वगैरह या निर्यात वगैरह को बढ़ावा देना, लोकल मार्केट में स्थानीय चीजों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई है सरकार, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 200 किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो है उसको कवच अभियान के अंतर्गत लाया जाएगा। कवच अभियान के अंतर्गत 200 किलोमीटर का रेल नेटवर्क लाया जाएगा। कवच अभियान क्या है? कवच अभियान के तहत जो आता है उस रेल नेटवर्क को क्या करेंगे? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वहां पे जो विश्व स्तर की जो सुविधाएं होती है 200 किलोमीटर रेल नेटवर्क में, उसको करने की क्षमता निर्माण करने की कोशिश करेंगे कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हमको इन 200 किलोमीटर के जो स्टेशन पड़ रहे हैं, जो भी पड़ रहा है आपका, विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाए। कवच अभियान के तहत कितना करना है? 200 किलोमीटर रेल नेटवर्क को, याद रखिएगा ये चीजें। 400 नए बंदर भारत नहीं है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन आपको पता होगा हाई स्पीड रेल है। हाई स्पीड भी क्या कहेंगे? वो सेमी हाई स्पीड है, क्योंकि हाई स्पीड रेल नेटवर्क आपका बुलेट ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। तो अभी यहां बनारस से लेकर के आपका दिल्ली के बीच है, जो कि कितने 6 घंटे में दूरी तय कर, 6 से 7 घंटे में दूरी तय कर लेते हैं। जो शिवगंगा और सारी ट्रेनें, नॉर्मल ट्रेनें क्या करती हैं 12 से 13 घंटे में तय करती है, वही दूरी ये 6 घंटे में तय कर देती है। तो ऐसी आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए वहां जाना, किसी दिल्ली जाना है अगर बनारस से आपको, तो आप क्या करेंगे कि अगर यहां से एयरपोर्ट में जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें, फिर वहां से निकलने में और वहां तक जाने का सारा जो कन्विंस होता है, वो चीजें 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। तो वंदे भारत उतने ही समय में पहुंचा दे रही है आपको, आराम से स्टेशन से जाइए। ठीक है, तो सरकार इसको अगले 3 सालों में कितना ट्रेन लेके आएगी? वंदे भारत 400 नए ट्रेन चलाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट, एक कार्यक्रम है इनका पर्वतमाला के नाम से। पर्वतों पर देखेंगे, इस पर्वत से उस पर्वत पर जाने के लिए अक्सर वो रोपवे लगा रहता है। रोपवे का मतलब क्या होता है? रस्सी की तरीके से होता है, बहुत मजबूत रस्सी होता है, उस पर ट्राली की तरह से लोग इस पार से उस पार कर लेते हैं आसानी से, तो उसे रोपवे कहा जाता है। ये जहां जगह नहीं होता है या फिर जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ये चीजें बनाने में कठिनाई की जगह होती है, उस जगह पे रोपवे बना दिया जाता है। फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि इधर से इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर लोग जाते हैं आसानी, खास करके ये चीजें नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो रोपवे, तो 8 रोपवे इस साल सरकार बनाएगी। कितने किलोमीटर तक की दूरी को वो कवर करेगी? 60 किलोमीटर दूरी तक को। ठीक है, वाराणसी में भी ये कोशिश की जा रही है कि जगह बहुत कम है, इसलिए वहां पे मेट्रो की जगह रोपवे चलाई जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से 8 रोपवे आपका 60 किलोमीटर तक चलेगा। और इसका ये किस प्रोजेक्ट के तहत, किस कार्यक्रम के तहत? तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत ये पर्वतमाला कार्यक्रम किसके थ्रू है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के थ्रू चलाया गया है। 8 रोपवे बनाए जाएंगे, 60 किलोमीटर तक की ये दूरी को तय करेंगे। इसके बाद केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग कहां पे किया जाएगा? यानी एक प्राकृतिक खेती की जाएगी जो क्या होगी? केमिकल फ्री होगी। तो गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जा रही है, इसके दोनों किनारों पर कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर तक। यहां से लेके यहां तक, यहां पे 5 किलोमीटर तक किसकी खेती की जाएगी? जैविक कृषि, यानी केमिकल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे केमिकल का यूज किया जाता है कृषि के लिए, केमिकल का जब यूज करते हैं तो वो यूरिया वगैरह जो होती है
वो बारिश वगैरह होती है तो समय के साथ वो फिर यूरिया का जो मिट्टी में मिला है वो बारिश के समय या बाढ़ के समय फिर चीज़ें उसमें आती है, नदी में आती हैं। नदी में आती है तो यूट्रिफिकेशन वगैरह होता है, जिसमें क्या होता है कि वो काई वगैरह आती है नदियों में, देखे होंगे। तो यूरिया के जाने के कारण से वो काई आती है और काई के कारण से ऑक्सीजन जो है मछलियों को नहीं मिल पाता है, सन रेज उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो वहाँ के जो एक्वेटिक जीव होते हैं, जलीय जीव वगैरह होते हैं, उनको मछलियाँ वगैरह कोई और भी जीव होते हैं, उन सबको परेशानी होती है। तो ये क्या, ये जो यूरिया खेतों में डालते हैं नदी के किनारे वाले पर, उसी के कारण से हो रहा है। तो अभी गंगा नदी के किनारे उसके दोनों साइड 5-5 किलोमीटर तक कैसी खेती की जाएगी? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, गवर्नमेंट का ये प्रयास है। ठीक है, तो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर तक जैविक कृषि खोज करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा किसान ड्रोन एक आया है। ड्रोन तो सुने ही होंगे, आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। यहाँ तक कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था, जैसे मोदी जी आते हैं या कोई भी कहीं भी आता है, हाई वीआईपी जो विजिट्स होती हैं, वहाँ पे ड्रोन से सुरक्षा की निगरानी की जाती है। आजकल तो इतना सिंपल हो गया ड्रोन कि लोग अब क्या कर रहे हैं, कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, शादियों में ड्रोन को लेकर के कैमरा से कैप्चर कर रहे हैं। तो ये चीजें इसी तरीके से सरकार क्या कर रही है, किसान ड्रोन लेके आई है। किसान ड्रोन क्या करेगी, अगर कभी भी फसल वगैरह बर्बाद हो जाती है तो लेखपाल साहब जाते हैं, उनको लोग पैसा दे देते हैं कि लीजिए 5,000 हमारा लिख दीजिए कि हमारी इतना बर्बाद हो गई। लेखपाल के ऊपर डिपेंड हो गया सरकार, यानी वहां से पैसा दे रही है। इस तरीके से मिसयूज किया जाता है। लेखपाल, पटवारी, अमीन, ये लोग मिल करके क्या करते हैं, जो भी सरकारी संसाधन आते हैं उनको बर्बाद। केवल ये नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। आप भी लेखपाल बनेंगे आने वाले समय में तो आपके भी अंदर आ सकता है, वैसे ऐसी कोशिश मत करिएगा। लेकिन क्या है कि जो फिजिकल काम होता है उसमें गड़बड़ी की संभावना होती है। सरकार अब क्या करेगी, ड्रोन से कोई भी फसल नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ तो ड्रोन से उसका मूल्यांकन कर लेगी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो ये क्या है, आपका जो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वो कहीं न कहीं सर्विसेज सरकार की लोगों तक पहुंचने में, आसानी से पहुंचने में, सही पहुंचने में सहायता कर रही है। तो फसलों का मूल्यांकन किया जा सकता है उससे। कीटनाशक वगैरह या कोई दवाई वगैरह होता है तो वो भी आसानी से स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर दिया जाएगा आपका। इसके लिए भी किसान ड्रोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसान ड्रोन का यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन रिवर, केन बेतवा नदी को जोड़ा गया है। केन नदी मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी कहाँ है आपकी, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की दोनों सीमा पर है। ये इसको पूरा रीजन क्या कहलाता है, बुंदेलखंड। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, बुंदेलखंड, जो कि पानी से बहुत ज्यादा ग्रसित, पानी की कमी से बहुत ग्रसित था। पानी की यहाँ पे कमी होती है बुंदेलखंड रीजन को। तो बेतवा रिवर वाटर डेफिसिट रीजन, यानी इसमें पानी कम रहता है, केन में पानी सरप्लस रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो केन को किससे जोड़ दिया गया, बेतवा से। एक कैनाल बना करके, नहर बना करके इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ताकि बेतवा में पानी कम होता है तो केन से पानी बेतवा में चला जाएगा। इसके कारण से क्या फायदा हुआ कि 9 लाख हेक्टेयर भूमि क्या हुई, सिंचित हो गई। इरिगेशन वहां तक पहुंच गया, सिंचाई व्यवस्था वहां तक पहुंच गई। 9 लाख हेक्टेयर भूमि बुंदेलखंड का एरिया, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मददगार होगा वहां के किसानों के लिए। 1400 करोड़ इस केन बेतवा प्रोजेक्ट को दिया गया है। और इसके साथ इस प्रोजेक्ट से क्या है, 130 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ दिया गया, 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी और 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मित्रों क्या है कि आपका एमएसएमई से संबंधित बात की जाएगी। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो क्या होते हैं, ये होते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, और स्मॉल मीन्स लघु, और मीडियम मीन्स मध्यम, और क्या नाम है, उद्यम। ठीक है, एमएसएमई हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान उनका होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको एमएसएमई की कैटेगरी में रखती है सरकार। ये हमारे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। अभी इससे शायद इकोनॉमिक सर्वे वाले में भी मैं बताया हूँगा कि एमएसएमई तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और इसमें क्या नाम है, टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सर्विस सेक्टर, तीनों को मिला करके लगभग 30% के आसपास ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका योगदान होता है। बहुत बड़ी संख्या में ये रोजगार देते हैं एमएसएमई लोगों को। ठीक है, और क्या करते हैं,
इसके अलावा फैक्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट में जो हमारा निर्यात होता है उसमें लगभग 46 से 47% इनका योगदान रहता है। ठीक है, तो ये है आपका एमएसएमई। तो एमएसएमई को सरकार बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है कि जो स्टार्टअप है वो आगे बढ़े। उससे संबंधित क्या प्रोविजन किया गया है आपके बजट में, तो एक जो पोर्टल था एमएसएमई का, उद्यम पोर्टल, एक पोर्टल था ई श्रम पोर्टल, एनसीएस पोर्टल और असीम पोर्टल। ये 4 पोर्टल थे, इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। किसको, इन 4 पोर्टल को। तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा, 4 एमएसएमई से संबंधित पोर्टल थे, अलग अलग इनका काम था, इनको इंटीग्रेट कर दिया गया। अब दूसरा क्या है, एक स्कीम लेके आई है सरकार, कौन सा, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। ये क्या होता है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम? इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक होते हैं, बैंक को लोन देते हैं एमएसएमई को, 2 लाख 4 लाख ऐसे लोन देते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको लोन चाहिए, आपका आइडिया अच्छा उनको लगेगा तो आपको बिजनेस फाइनेंस करेंगे, बिजनेस के लिए फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे। तो बैंक जो है इस तरीके के लोन से बचना चाहते हैं, इस तरीके के लोन से क्या है, बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा डूबने का डर रहता है। सरकार क्या कर दी कि हम ले रहे हैं इस क्रेडिट की गारंटी, इस आपके जो पैसा आप देंगे उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो हम उसको पे कर देंगे आपको। ठीक है, कौन कहता है, सरकार। किस स्कीम के थ्रू, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम चलाई है। इसमें 50,000 करोड़ अलाट की है सरकार। कहिए कि जो भी बिजनेसमैन यानी कि स्टार्टअप नहीं चला पा रहे, पैसा नहीं चुका पाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे। वैसे लोग क्या करते हैं, पैसा बैंक से लोन लेते हैं तो उसको पैसा देंगे ही। ठीक है, कोई कोई नहीं देता है तो उसके लिए सरकार बैंक को अश्योरिटी दे दी। जब बैंक को अश्योरिटी मिल गई तो वो लोन अधिक से अधिक देगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बैंक का पैसा जाना चाहिए। मार्केट में बैंक के पास जाएगा, कोई उद्यम करेगा तो लोगों को रोजगार देगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में सामान की उपलब्धता होगी, लोग खरीदेंगे। ये पूरी एक चेन है। ठीक है, ये पूरी क्या है, चेन है, तो श्रृंखला ये बन जाएगी। तो इसीलिए मार्केट में अधिक से अधिक बैंकों का लोन जाना चाहिए। उसके लिए सरकार कौन सी नई स्कीम लेके आई है, ये इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी जो है आपका, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम जो है, इसको सरकार क्या, ये स्कीम पहले से ही थी, इसको 2023 तक यानी 1 साल के लिए क्या कर दी है सरकार, बढ़ा दी है। 1 साल के लिए सरकार इसको और बढ़ा दी है। ये 2022 में खत्म होने वाला था, अभी 1 साल के लिए और इस स्कीम को बढ़ा दी है सरकार, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को। ठीक है, और इसके बाद एक नया पोर्टल है जिसका नाम है देश स्टैक पोर्टल। देश DESHSTACK, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल गवर्नमेंट शुरू की है, देश स्टैक पोर्टल। इसमें क्या है, सरकार नागरिकों को डिजिटली स्किल करना चाहती है, री स्किल करना चाहती है, अप स्किल, यानी डिजिटल स्किल जो है वो सरकार क्या कर रही है, देने की कोशिश कर रही है। किसके थ्रू, ये देश स्टैक ई पोर्टल के थ्रू। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि देश ई स्टैक पोर्टल जो है किससे संबंधित है, तो वो लोगों को, अपने नागरिकों को डिजिटली स्किल्ड करना है, यानी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्किल्ड करने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल शुरू किया। तो इसके बाद क्या था हमारा कि ड्रोन शक्ति कार्यक्रम, एक ड्रोन शक्ति कार्यक्रम चलाई है सरकार। इसके तहत क्या कर रही है कि अभी देखेंगे ड्रोन बहुत आम चीज हो गई है ना, ड्रोन आम चीज हो गई। जैसे कि आपका उसमें क्या नाम है, बहुत सारी चीजों में, सुरक्षा के लिए, शादियों में लोग फोटो वोटो के लिए भी बहुत ज्यादा ड्रोन वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक ड्रोन शक्ति कार्यक्रम को, मतलब जितने स्टार्टअप हैं हमारे, उनको ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चली है, ड्रोन शक्ति कार्यक्रम। तो ड्रोन शक्ति कार्यक्रम किसके लिए है कि स्टार्टअप अधिक से अधिक ड्रोन का निर्माण करें। ठीक है, ताकि ड्रोन भी हमारे लिए खास जो है वो आम हो जाए, खास से आम हो जाए, उसके लिए क्या करना है, ड्रोन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अभी ये महामारी थी, अभी चल रही ना कोविड-19 महामारी, अभी भी डर लगा है कि कब लॉकडाउन न लग जाए, इतने तेजी से केसेस बढ़ रहे थे। तो उसी लिए महामारी में सरकार पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जैसे आपका देखेंगे कि बच्चे इस समय क्या हैं,
घर पे 2-2 साल से घर पे बैठे हुए, कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए देखते हुए सरकार पिछली साल एक कार्यक्रम चलाई थी, कौन सी, 1 क्लास 1 चैनल, यानी एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल लेके आई थी। जैसे कक्षा 1 के लिए एक टीवी चैनल, कक्षा 2 के लिए 2 टीवी चैनल, कक्षा 3 के लिए 3, ऐसे करते करते 12वीं तक के लिए कितना, 12 टोटल टीवी चैनल थे। एक कार्यक्रम था जिसका नाम क्या, ई विद्या कार्यक्रम। ई विद्या कार्यक्रम के तहत ही 1 क्लास 1 चैनल आपका लाया गया था। अब सरकार क्या करना चाहती है, इसको एक्सपेंड करना चाहती है। 200 चैनल, जो 12 चैनल थे उसको इस साल बढ़ा करके बहुत सारे कंटेंट देना है, बहुत तरीके से देना है। उसके लिए स्पेसिफिक चीजों देने के लिए 200 चैनल अब इसको करेगी। जो 12 चैनल थे अब वो कितना विस्तार हो जाएगा, 200 चैनल तक को विस्तार करना है सरकार को, ठीक है। वर्चुअल लैब लेके आएगी, यानी कि अभी हम क्या करते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं तो वहां पे लैब्स वगैरह होती हैं, तो इसी तरीके से ऑनलाइन लैब्स होंगी, जिसको ई लैब भी बोला जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल लैब, ई लैब्स को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है जिसमें डिजिटल टीचर तैयार किए जाएंगे। यानी जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम इफिशिएंट अभी बहुत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। चीजें जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, उसी तरीके से हम आपको लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद कोई ट्रेंड अगर बंदा आएगा जो डिजिटली पढ़ाने के लिए एफिशिएंट रहेगा, वो शायद कुछ अलग टेक्निक लेके आए, हालांकि वो समय बताएगा। सरकार इन डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिजिटल टीचर्स वगैरह तैयार करेगी, और सरकार बताई है अपने इस बजट में कि हाई क्वालिटी ई कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे, ताकि लोगों के से क्या हो, रोट लर्निंग जो है आपका कम हो, रटने वाली विद्या जो है कम हो, और लोगों के बीच, बच्चों के बीच क्या विकास किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने, एनालिसिस करने की क्षमता का विस्तार हो। लोग कहते हैं जो एग्जाम होता है कि किताब खोल के एग्जाम होने चाहिए, किताब खोल के एग्जाम हो, तो आप क्या मानते हैं इस विषय में, कि राय सही है कि नहीं, किताब खोल के जो एग्जाम होती है ना, तो ये सही है कि नहीं? हम इसको एकदम बिल्कुल सही मानते हैं कि अगर परीक्षा हो रहा है तो किताब दे दीजिए उनको, ताकि साल भर पढ़ना न पड़े, आराम से वो लोग क्या कर लें, लिख सके। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब किताब खोल करके एग्जाम होती है, ओपन बुक एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जब तक आप अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, तो यानी कि वो विश्लेषित, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचेंगे कि ये रट के, ये फैक्ट रट के, तो रटने वाला सिस्टम उसमें नहीं होता। इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि आप किताब में खोजेंगे, कहीं वो लाइन मिलेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पढ़ करके देना होता है। इसीलिए ओपन बुक का एग्जाम होता है वो ठीक ठाक होता है, क्योंकि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देती है, अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे बल दिया जाता है, ठीक है। तो वही सरकार कह रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल टीचर के माध्यम से हाई क्वालिटी कंटेंट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट देंगे, और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे कि वो अधिक से अधिक सोचने की क्षमता विकसित करें अपने में, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बजट में इनका वर्णन है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेके आएगी सरकार, बोली है। क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कि जो भी हमारे बॉर्डर वाले एरिया, बॉर्डर वाले जो गांव होते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, ये जो बॉर्डर वाले गांव होते हैं, वहां पर क्या करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कनेक्टिविटी को क्या करना, वहां रेल, रोड, ये सब जो प्रोजेक्ट हैं वो अधिक से अधिक विकसित हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आधारभूत संरचना जो भी वहां की है, वो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और लोगों तक सुलभ पानी, और ये जो भी सुविधाएं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो अच्छे से हो। क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर वाले गांव में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लोगों का ऑलरेडी डर में रहते हैं, डर में जीते हैं कि कल को उधर से ग्रेनेड ना आ जाए पाकिस्तान की तरफ से। तो सरकार क्या कर रही है, उनके प्रति एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेके आई है बॉर्डर गांव के लिए। कल को क्वेश्चन पूछ देगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो बॉर्डर वाले गांव में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके बाद क्या था हमारा, कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चालू किया गया। कौन सा, राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय टेली मेंटल स्वास्थ्य प्रोग्राम। टेली मेंटल क्या होता है, टेली मेडिसिन जिसको बोला जाता है। एक होता है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक होता है टेली मेंटल। टेली मेंटल का मतलब क्या है, या फिर टेली मेडिसिन, एक होता है मेडिसिन और एक होता है टेली मेडिसिन। क्या मतलब होता है, टेली मेडिसिन का मतलब यह है कि आपका
जो डॉक्टर हैं वो दूर से ही, जैसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आप मरीज को देखेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो इस तरीके के जैसे बहुत स्किल्ड डॉक्टर जो होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में बैठे रहते हैं। तो गांव की जनता तक भी उनकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित हो, वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब टेली सिस्टम लाई है, यानी ऐसे डॉक्टरों को ऑनलाइन भी अपने कुछ सेवा देने के लिए विचार कर रही है बहुत सारे प्रोग्राम लेके। उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेके आई है सरकार, कि इस तरीके से लोगों को गुणवत्तापूर्ण मानसिक काउंसिल हो सके, जो क्वालिटेटिव मेंटल काउंसलिंग लोगों के कर सके, जो कि मानसिक रूप से, एक्चुअली जो मानसिक रूप से परेशानी होती है ये बहुत, केवल मरीज इससे परेशान नहीं होता है। मानसिक परेशानी क्या होती है, इससे पूरे परिवार को, सबको परेशानी होती है। तो ये मेंटल हेल्थ का जो अगर किसी को समस्या होती है तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए सरकार नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेके आई है। थोड़ा सा याद रखिएगा, 23 मानसिक स्वास्थ्य सेंटर को मॉडल सेंटर बनाया जाएगा। किसके थ्रू? निमहांस। निमहांस एक संस्थान है मानसिक स्वास्थ्य का बेंगलुरु में, उसी के अंतर्गत 23 मानसिक स्वास्थ्य सेंटर को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, किस प्रोग्राम के थ्रू 23 मानसिक स्वास्थ्य सेंटर को डेवलप किया जाएगा? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, लोगों को गुणवत्तापूर्ण आपका काउंसलिंग, मानसिक काउंसलिंग की जा सके, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जा सके। नेक्स्ट है आपका बजट में क्या वर्णन है? सक्षम आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी की जगह कैसा, क्या सरकार इस बार करके आई है? सक्षम आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का अपग्रेडेड रूप, सक्षम हो गया आंगनवाड़ी, यानी आंगनवाड़ी के थ्रू बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है बच्चों की, और बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती है, जैसे कि मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, पोषण 2.0 है। इन सारी योजनाओं को क्या किया जाएगा? एकीकृत किया जाएगा। जो भी महिलाओं और बच्चों की योजना है, ये योजनाएं हैं कौन कौन सी? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0। इन तीनों, इन योजनाओं को एकीकृत करके आंगनबाड़ी के थ्रू चलाया जाएगा, यानी सक्षम आंगनबाड़ी की बात की गई इस बार। ठीक है, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वहां थोड़ा बहुत खेलते होते हैं, वह एक तरह से जो नर्सरी में प्ले ग्रुप होता है, उसी तरीके से आपका एक सरकारी संस्थान का है कि अर्ली एजुकेशन वाला जो है आपका प्ले ग्रुप टाइप का, वो आंगनबाड़ी केंद्र में होते हैं। लेकिन सरकार अब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके वहां पे भी अच्छी सुविधा देगी, ताकि बच्चों का जो प्राथमिक चरण है वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे कि 80 लाख घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार कितने लाख घर बनाएंगे? 80 लाख घर बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कब तक, वो टारगेट कब तक है, जब सभी को आपका घर मुहैया कराना है। ठीक है, ये सारे टारगेट्स होते हैं। तो इस बार आपका 48,000 करोड़ दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में कि 80 लाख करोड़ घर बनाएंगे, सरकार बोली है। और क्या बजट में बोली है कि 3.8 करोड़, 3.8 करोड़ घरों में इस बार नल से जल वाली सुविधा दे देनी है। जैसे आपका मिशन जल शक्ति है, उसमें क्या है? हर घर में नल पहुंचना चाहिए, नल से पानी आना चाहिए, टारगेट है। गोवा एक ऐसा राज्य हो गया जो कि पूर्ण रूप से आपका टैप वाटर यानी कि नल से जल मिल रहा है। तो इसी तरीके से सरकार का इस बार टारगेट कितना है? लगभग 4 करोड़, 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाना। इसके लिए सरकार 60,000 करोड़ का अलॉटमेंट की है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो हमारे इंडिया में पोस्ट ऑफिस है, कितने पोस्ट ऑफिस है? 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है उनको सरकार क्या करेगी? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के अंतर्गत लाएगी। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब था, जैसे पहले बैंक होते थे, आपका SBI का अलग सिस्टम होता था, यूनियन बैंक का अलग सिस्टम होता था, और आपका क्या नाम है, यूनियन हो गया, बड़ौदा हो गया, और वो क्या नाम है, OBC हो गया, ओरिएंटल कॉमर्शियल। ये जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो आपके अलग अलग हुआ करते थे, उनका सिस्टम सब कुछ क्या था? अलग हुआ करता था। लेकिन सरकार क्या कहती है, कुछ लोग आए, कुछ ऐसे प्लेयर खिलाड़ी जो कि OBC में गड़बड़ी कर दिए, वहां से लोन लेकर के निकल गए, कुछ पता ही नहीं। कोई आया SBI में करके चला गया, फिर वो अलग अलग बैंकों में जाने लगे इस तरीके से। तो सरकार क्या लेके आई? एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी सबका डाटा एक जगह रहेगा। अब क्या है, उसमें कोई SBI से आपका वो करेगा, धोखाधड़ी करेगा,
तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में वो आ जाएगा। अब वो यूबीआई में जाए, एसबीआई में जाए, पीएनबी में जाए, बीओबी में जाए, कहीं भी जाए, वो क्या होगा, शो कर देगा आपका सब कुछ। आधार पैन से लिंक कर दिए, 4 साल 5 साल मोदी जी यही तो किए हैं, सबका आधार पैन सब एकदम मत दिए हैं कि किसी का कोई डाटा इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज कर दिए हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या है, सारे बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ गए, यानी एसबीआई में आप घपला करेंगे वो शो कर देगा, यूबीआई में जाकर लोन लेने की कोशिश करेंगे वो तुरंत ही शो कर देगा, आप तो वहां से डिफॉल्टर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब कुछ डाटा एक जगह हो जाता है। इसी तरीके से अब लोग क्या कर रहे हैं कि जाके पोस्ट ऑफिस से भी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि केसीसी वगैरह लोग 4% पर सरकार से ले लेते हैं और जाकर के किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, वही पैसा। अब 2 लाख रुपए केसीसी से उठाए और किसान विकास पत्र में 8% सरकार देती है कि हमारे यहाँ पैसा जमा करेंगे किसान विकास पत्र में, तो वहां से हम 8% बैंक का ही सरकारी पैसा उठाए यहां से 2 लाख और ले जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, फिर 8% वहां से मिला तो 4% बैंक में जाके 4% अपने पास रखे। मतलब जो दिमाग लगा, हालांकि गड़बड़ी नहीं है, वो ऐसे लोग होते, पढ़े लिखे लोग होते, दिमाग लगाते हैं तो लगाइए, ठीक है। लेकिन अब जो आप जो डाटा लेंगे, जो आपका डाटा होगा, आप पोस्ट ऑफिस में भी अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी सरकार की नजर में रहेगा। ठीक है, तो वो भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत आ गया है कि पोस्ट ऑफिस भी अब बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से, अभी तक बैंक जुड़े थे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से, सारे बैंक। अब पोस्ट ऑफिस में भी आप अगर कोई चीज योजना खुलवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, सब कुछ डाटा इस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंक वालों को भी पता रहेगा, बैंक का डाटा पोस्ट ऑफिस को भी पता रहेगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत लाएगी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस सरकार। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या किया जाएगा, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाए जाएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है कि आपका जितने भी बैंक हैं, सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है, ये जो भी बैंक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो भी हम लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं ना कभी भी, तो ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है हमारे, उसमें 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट होगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सरकार लगाएगी कितने जिलों में, 75 जिलों में। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का ये मतलब है कि आपका जैसे आप लोग कहीं बैंक में जाते होंगे ई कॉर्नर टाइप का, वहां जाएंगे तो बस केवल मशीनें लगी रहती हैं, कोई नहीं होता है। आप अगर सक्षम है तो काम करके आप निकल जाइए, स्टेटमेंट लेना है आपको, पैसा जमा करना है, निकालना, कुछ भी करना है। तो इसी तरीके से एक डिजिटल बैंकिंग 75 ठो इकाई लगाई जाएगी, 75 डिजिटल बैंकिंग की इकाई लगाई जाएगी 75 जिलों में, यानी वहां कोई आदमी नहीं होगा, बस सिस्टम रहेगा, आपको काम करके निकल जाना है। ठीक है, सरकार इस बार बोलिए बजट में एक और सरकार लेके आई है, ULPIN। क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपके जमीन का रिकॉर्ड होगा, उसका एक नंबर मिलेगा। जैसे हमारा रिकॉर्ड क्या है, हमारे पास आधार है, आधार ही हमारी क्या है, पहचान है। इसी तरीके से भूमि का भी पहचान होगा। आप लोग अगर शायद जानते होंगे तो जानते होंगे, जो गांव से होंगे, वो गाय भैंस का भी बन गया है कार्ड। ठीक है, गाय भैंस को भी सरकार क्या कर दी है, उनका भी कार्ड बना दी है कि आपका ये गाय है, पूरा उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिए। उसी तरीके से हमारे भूमि के लिए एक सरकार ने ULPIN लेके आई है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। IT बेस्ड आपका लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये नंबर मिलेगा, इस नंबर से आपके भूमि की पूरी पहचान की जाएगी। तो इसके आगे मित्रों क्या है कि आपका एक नई स्कीम चली है, CPACE। कौन सी स्कीम, CPACE एक स्कीम चली है, एक योजना चली है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटर कॉर्पोरेट एग्जिट। यानी क्या है, CPACE, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटर कॉर्पोरेट एग्जिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी पैसा लगा देती है। ठीक है, कोई कंपनी नया नया खोला या सिंपल सा कोचिंग ही खोला। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है, कोचिंग वगैरह भी कुछ लोग क्या होते हैं कंपनी के नाम से खोलते हैं। जैसे महिंद्रा होता है, महिंद्रा का क्या नाम है उस कोचिंग का, महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, MEPL उसका नाम है। अब कोई MEPL खोल दिया, अब क्या हुआ कि उसके जो मान लो संस्थापक है नवीन जैन साहब है, उनको मजा नहीं आ रहा है कोचिंग इंडस्ट्री में। वो क्या सोच रहे हैं कि हम इससे बाहर निकलें,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को यानी अपनी कोचिंग को, कंपनी को लिस्टेड करते हैं शेयर मार्केट में, या तो वहां से एग्जिट हो जाएंगे तो किसी और को वो ऑफर करेंगे कि हम अपना शेयर बेच रहे हैं, कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। या गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, सी पेस स्कीम, कि कोई कंपनी आप खोले हैं, आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है या आप उसको चला नहीं पा रहे, किसी भी कारण से उससे आप निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्कीम लेके आई, सी पेस स्कीम। गवर्नमेंट भी उसमें मदद करेगी, ठीक है। सी पेस स्कीम याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटर कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है। कंपनी आसानी से बाहर निकल जाए उसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, रक्षा क्षेत्र एंड डिफेंस सेक्टर जो है उसमें जो भी खरीदारी हम लोग करते हैं, पहले क्या होता था कि सब बाहर से मंगाते थे हम लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें अब तो हम लोग अपने जगह पे बनाने लगे इधर 3 सालों में 4 सालों में। पहले अभी जो महामारी से पहले, कोरोना से पहले पीपीई किट जो होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, जो पहन के डॉक्टर साहब लोग करते हैं, तो उसको लोग हम इंडिया में नहीं बनाते थे, एक्सपोर्ट किए। अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा बनने लगा चीज़ें, छोटी छोटी मास्क हम लोग नहीं बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत सारी चीज़ें इंडिया में खुद बनने लगी। और जब बनने लगी तो सरकार अब घरेलू उद्यम से खरीदना चाहती है, जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनसे लेना चाह रही है। तो रक्षा क्षेत्र में जो भी खरीद होती है उसका 68% सरकार कहाँ से खरीदेगी, घरेलू उद्यम से, ठीक है। डोमेस्टिकली उनको लेगी, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगी। पहले 58% अपना खरीदारी करती थी घरेलू से, अब इस बार बढ़ा करके क्या कही है कि हम 68% आगे खरीदारी इस साल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ ये सब फैक्ट है, रटना पड़ेगा आपको। 2030 तक क्या है, सरकार 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। 2030 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन सरकार कितना करेगी, इस टारगेट क्या रखी है, 280 गीगावाट, 280 गीगावाट, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका कि 2047 तक, देखिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है, और 2047 पहुंचने में यानी आजादी का हम कौन सा ईयर मना रहे हैं इस बार आजादी का 75वां साल मना रहे हैं। 1947 से 2022 कौन सा साल है, 75वां साल है। और 2047 में कौन सा साल हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, 2047 में हो जाएगा। तो ये जो 25 साल का गैप है, 75 से 100 पहुंचेंगे, 2047 से 2022 से लेके 47 तक पहुंचेंगे। इस 25 साल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अमृत काल कहा जा रहा है। 75वें वर्ष को क्या मनाया जाए, आजादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है। 75वें साल को क्या मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। और इस 2022 से 47 तक के काल, जो 25 साल का, उसे क्या टर्म दिया गया, अमृत काल, ठीक है। और इसमें सरकार मान रही है कि 2047 तक यानी अगले जब 100वें वर्ष में हम लोग पहुंचेंगे अपने आजादी के, तो हमारी जो शहरी आबादी है वो कितना हो जाएगी, 50% हो जाएगी, ठीक है। वो हमारी 50% हो जाएगी। तो इसमें क्या है आपका, जब हमारे शहर में 50% लोग रह रहे, अभी कितना रह रहे हैं शहर में, तो अभी शहर में 31.2% लोग रह रहे हैं शहर में, ठीक है। और 47 तक 50% टारगेट है सरकार का कि हो जाएगी। इसलिए अर्बनाइजेशन की जो भी चीजें हैं उनको बढ़ाना है, ठीक है, और सुविधाएं बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी व्हीकल आ गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसके लिए सरकार क्या कि हम चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, बजट में कहा गया है। इसके अलावा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, देखिए अगर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है, कैसे है, अगर आप नहीं जानते तो बजट का जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है उसको जाकर के आप पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िएगा उसको। और आपका जो अब इसमें हम एग्जैक्ट केवल डाटा बता दे रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार का कितना रहा है, इसको यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट, देखिए 2 एस्टीमेट होता है। एक एस्टीमेट होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट, जिसको आरई बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आरई, रिवाइज्ड एस्टीमेट। एक होता है बीई यानी बजट एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है कि जो डाटा इस साल का रहा है, यानी पिछले साल का जो डाटा रहा है 2021-22 का, उसको क्या कहते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट यानी कि अनुमान क्या है, अगले साल इस बार रहा है, इस बार हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट यानी इतना हमको प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है रिवाइज्ड एस्टीमेट में, 20.78 लाख करोड़, लगभग 21 लाख करोड़ हमको प्राप्त हुआ है रिवाइज्ड एस्टीमेट में 2021-22 में। किस तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर। रेवेन्यू रिसिप्ट भारत सरकार को 2021-22 में कितना प्राप्त हुआ है, तो 21 लाख करोड़, ठीक है,
20.78 लाख करोड़ प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी इस बार जो आया है आपका वो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। अगले साल का जो अनुमान लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, बजट एस्टिमेट। यानी बजट एस्टिमेट किसका अनुमान है, 2022 और 23 का। 2022-23 में सरकार बजट एस्टिमेट की है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना पैसा आएगा, तो 22 लाख करोड़ आएगा। वो अनुमान लगाइए, कम बेसी होगा तो आगे फिर जाके इसी को क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। बजट एस्टिमेट जो हमने अनुमान लगाया था 22 लाख करोड़, और अगले साल देखिएगा किसी को सरकार कह देगी कि नहीं ज्यादा आएगा तो रिवाइज एस्टिमेट में 22.5 कर देंगे, कम आएगा तो जितना कम आएगा उतना हो जाएगा। तो बजट एस्टिमेट अनुमान लगाती है अगले साल के लिए सरकार, और रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब कि जितना प्राप्त होगा बाद में बजट एस्टिमेट को आगे चल के एक और डाटा आ जाएगा अगली बार रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था ये पहले ज्यादा था लेकिन कम प्राप्त हुआ, 21 लाख ही प्राप्त हुआ, तो सरकार रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये कर दी। यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि सरकार एक अनुमान लगाती है कि रेवेन्यू में कितना रिसिप्ट होगा, तो वो अनुमान लगा ली कि 22 लाख करोड़। ठीक है, और अगर इतना प्राप्त हुआ तो ठीक, इतना प्राप्त नहीं होगा रेवेन्यू तो जो प्राप्त होगा उसको RE बोला जाएगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट। हमने बजट अनुमान यानी बजट एस्टिमेट इतना लगाया था 22 लाख करोड़ और हमको प्राप्त हुआ कितना, 21.5 लाख करोड़, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट 21.5 लाख करोड़ होता है। ठीक है, समझ गए। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब कि जो पिछले साल प्राप्त हुआ वो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेट का जो हमने अनुमान लगाया है, क्योंकि सरकार को पता होता है इन मदों में सरकार इतना पैसा आएगा टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, तो इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट में सरकार को रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी इस बार कितना प्राप्त हुआ, तो 16.9 लाख करोड़ है। ये कितना क्या करोड़ है, लाख करोड़, 16.9 लाख करोड़ है। ठीक है, और अगली साल अनुमान क्या लगाई यानी बजट एस्टिमेट क्या लगाई है सरकार की, कैपिटल रिसिप्ट में कितना पाएगी, 17.5 लाख करोड़, 17.4 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट है। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, मोटी मोटा याद रखिएगा। ये लगभग इसको 17 लाख करोड़ इस बार मिला है, अगली बार 17.5 लाख करोड़ का अनुमान लगाइए। इस बार रेवेन्यू रिसिप्ट में 21 लाख करोड़ मिला है, तो अगली साल अनुमान लगाई सरकार कि हमको 22 लाख मिलेगा यानी बजट एस्टिमेट। ठीक है, इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू का जो खर्चा है वो इस बार कितना खर्चा हुआ रिवाइज्ड एस्टिमेट में, तो आपका 31.5 लाख करोड़ हुआ, 31.6 लाख करोड़, 31.5 लाख करोड़ खर्च हुआ। और अगली साल खर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्च का टारगेट क्या है सरकार का, लगभग 32 लाख करोड़ यानी कि 31.9 लाख करोड़। ठीक है, मोटी मोटा एक आइडिया रखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस बार खर्च कितना होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट में आपका, इस बार खर्च का मतलब वो रिवाइज्ड एस्टिमेट हो जाता है, अगली बार जो खर्च होगा सरकार का बजट एस्टिमेट होगा, अगली बार जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ये होगा बजट एस्टिमेट में, और रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड का मतलब इस बार का जो डाटा है, बजट का मतलब जो हमने अनुमान लगाया है बजट एस्टिमेट का। तो 31.5 लाख करोड़ हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस बार का, और अगली बार कितना खर्च होगा अगले साल में यानी 2022-23 में 31.9 लाख करोड़ यानी कि 32 लाख करोड़ लगभग। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का खर्च क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो बजट वाले क्लास में जरूर वहां से रिकैप करिएगा। तो इस बार सरकार का 6 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है, और अगली बार कितना खर्च करने का अनुमान लगाई है, तो 7.5 लाख करोड़। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसके बाद क्या है आपका कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार जारी करेगी कि जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हरित इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको क्या करने के लिए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे सरकार क्या करेगी, एक बॉन्ड निकालेगी, एक कागज पे लिख देगी कि हम इसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, बॉन्ड जारी करेगी, कह देगी ये बॉन्ड क्या है, 1 लाख रुपए का है। ठीक है, कागज का पत्र पर सिक्योरिटी की तरह से 1 लाख का ये बॉन्ड जो खरीदेगा यानी हम खरीद लेंगे, सरकार को क्या दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। वो 1 लाख रुपए सरकार क्या करेगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आपके जैसे कि आपका सौर ऊर्जा से प्लांट है, विंड एनर्जी से है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, तो इन सब सारे जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं उनमें वो पैसा सरकार खर्च करेगी। हम 1 लाख दिया, ऐसे ऐसे 1 लाख 2 लाख लोग होंगे जो कि 1 लाख देंगे, बहुत सारा पैसा हो जाएगा सरकार के पास। बाद में जब उस ग्रीन प्रोजेक्ट से इनकम आएगी तो सरकार फिर क्या करे लोगों को कि भाई हमारा बॉन्ड दे दीजिए, आपको पैसा दे दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक के पास पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है
और क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब रिटर्न अश्योर है, कोई डिफॉल्ट वाला समस्या नहीं है, इसलिए लोग सरकार के बॉन्ड में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो सरकार इसी तरीके से क्या कही है कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे, यानी हरित इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो किस लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हुआ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट को बताए थे कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार का आय होता है उसमें से अगर कुल खर्च घटा देंगे तो अगर बराबर रहा तो ठीक है, घाटा नहीं होगा, लेकिन अगर खर्च ज्यादा हो जाएगा तो घाटा होगा। तो सरकार को फिस्कल डेफिसिट हुआ है कितना परसेंट, 6.9%। कब, 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना रहा है, 6.9%। सरकार अगली साल, देखिए बजट में क्या अगले साल का एस्टिमेट करती है ना, जिसको बजट एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। पिछले साल का जो डाटा उसे रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं, अभी बताए हैं। रिवाइज एस्टिमेट मतलब पिछले साल का डाटा और बजट एस्टिमेट अगले साल का, यानी कि सरकार टारगेट क्या रखी है अगले साल, 6.4%। जो हमारा घाटा हो वो हमारा कितना घाटा हो, 6.4% का घाटा हो, यानी कम होना चाहिए। इस बार का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, राजकोषीय घाटा 6.9%, ठीक है। अगली साल का टारगेट 6.4% है। इसके बाद क्या है आपका, ये सब डाटे याद रखना पड़ेगा आपको। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा आपका 4.7% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना परसेंट, 4.7%, यानी राजस्व में जो है तो घाटा कितना हुआ है, 4.7% ऑफ जीडीपी। और 21-22 का, और इस बार कितना टारगेट रखी है सरकार, 3.8%। यानी जो घाटा है उसको कोशिश हमेशा सरकार करती है कि इसको कम से कम किया जाए, चाहे राजकोषीय घाटा हो चाहे राजस्व में हमारे घाटा हो। पिछली बार ज्यादा घाटा हो गया था तो राजस्व को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि अधिक से अधिक राजस्व आ जाए। तो इस बार का 3.8% का टारगेट रखी है 2022-23 का, ठीक है, बजट एस्टिमेट। इसके बाद एक और टर्म था ब्लेंडेड फ्यूल। ब्लेंडेड फ्यूल क्या होता है, जैसे फ्यूल नॉर्मल फ्यूल होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन मिलता है, तो इन चीजों में क्या है, ब्लेंडेड फ्यूल का मतलब कि इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल मिला देंगे तो कच्चा तेल हमको बाहर से कम मंगाना होगा, इथेनॉल रहेगा, ठीक है, उत्सर्जन भी उससे कम होता है, तो उसको ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं। यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन जो भी हो उसके साथ क्या मिलाना है आपको, इथेनॉल मिलाना है, ठीक है, इथेनॉल। तो उसको क्या कहेंगे, एक तो खर्चा कम होगा सरकार का, दूसरे कार्बन उत्सर्जन भी उससे कम होता है, तो उसको ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं। सरकार अब ब्लेंडेड फ्यूल को प्रमोट करना चाहती है, तो कल को आपको नॉर्मल फ्यूल पर 2 रुपया 1 लीटर पर एक्स्ट्रा देना, 2 रुपया प्रति लीटर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सरकार कही है कि एक्साइज लगा देंगे हम 2 रुपया और नॉर्मल फ्यूल पर, जो ब्लेंडेड फ्यूल नहीं लेगा। और ये लागू कब से होगा, 1 अक्टूबर 2022 से, अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से आपको ब्लेंडेड फ्यूल नहीं लेंगे, अगर नॉर्मल फ्यूल लेंगे, नॉर्मल तेल लेंगे गाड़ियों के लिए तो 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, और ब्लेंडेड फ्यूल लेंगे तो 2 रुपए कम। ब्लेंडेड फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन में क्या मिला दिया जाएगा, एथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम बोला जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये अभी 14 सेक्टर में, यही याद रखिएगा, यही नया डाटा है। कितने सेक्टर तक इसका विस्तार हुआ है, 14 सेक्टर। ये है क्या स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, यानी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेंगे, उद्योग वगैरह लगेंगे, लोगों को सामान बनाने वाला, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आता है, फार्मास्यूटिकल आता है, मेडिकल सेक्टर आता है, ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं पीएलआई के अंतर्गत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टर है। इन 14 सेक्टर में बूम लाने के लिए, यानी अधिक से अधिक प्रोडक्शन इंडिया में हो, इसके लिए पीएलआई स्कीम लेके आई सरकार। उसमें दावा किया कि 60 लाख रोजगार उत्पन्न करेंगे, 60 लाख रोजगार का सृजन करेंगे इस साल, ठीक है, सरकार बोली है। किस स्कीम के तहत, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, फार्मास्यूटिकल हो, मेडिकल हो, ऐसे ऐसे 14 सेक्टर हैं आपके, ठीक है। याद रखिएगा 60 लाख रोजगार किस स्कीम के तहत किया गया है और इस स्कीम में कितने सेक्टर शामिल हैं, ठीक है। मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है, ये टैक्स मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं दिखाती हैं कि हमारा बैलेंस शीट में कोई फायदा नहीं हुआ,
ठीक है। जैसे उनको टैक्स देना पड़ता है कंपनियों को, तो बहुत सारी कंपनियां होती है जो कहती है कि हमारा बैलेंस शीट में कोई भी फायदा नहीं हुआ, न फायदा हुआ न नुकसान हुआ, तो सरकार किस पे टैक्स लेगी। तो ऐसे चोर कंपनियों के लिए सरकार क्या लेके आई है कि लेके आई है आपके लिए मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कारपोरेट सेक्टर में 15% देना पड़ता था मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती थी उनको 18.5% देना होता था मैट। यानी आपको बस धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 15%, बड़ा बिजनेस है तो आपको 15% देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बता सकते कि हमारा बैलेंस शीट में खाली है, न घाटा हुआ न नुकसान हुआ, आपको देना पड़ेगा मैट। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में 18.5 पर 2.5% ज्यादा था, और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका 15% था। सरकार इन दोनों को यूनिफॉर्म कर दी है कि अब दोनों लोग, आप मैट कितना लगेगा 15%। अब आपको सीधे सीधे आएगा कि मैट भारत में कितना परसेंट लागू है, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपका 15% लागू है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। आरबीआई ने एक और चीज क्या कही है कि हम डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, डिजिटल रुपये लेके आएंगे कुछ परसेंट। जैसे अभी क्या होता है कि हमको डिजिटली पैसा भेजना होता है, फोन पे, गूगल पे और इन सारी चीज़ों की मदद लेकर के भेजते हैं उनको, ठीक है। तो बीच में इंटरमीडिएरी आ जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे एक डिजिटल रुपया होगा, जैसे बिटकॉइन वगैरह होता है उसी तरीके से एक अपना डिजिटल रुपये भी लेके आएगी। हम किसी की मदद लिए बगैर सीधा बिटकॉइन भेज दें, 10 रुपए की जरूरत है, लीजिए 10 रुपए, ठीक है, तो डिजिटली वो भेजा जाएगा। कुछ परसेंट, जैसे अभी सिक्का जारी करते हैं, नोट जारी करते हैं, उसी तरीके से एक तो डिजिटल करेंसी भी जारी कर देगी कुछ परसेंट। तो लोगों के पास कुछ परसेंट वो रहेगा, जैसे दुकान पर गए तो हम सीधे डिजिटल दे दिए, दुकान पर कर रहे हैं, क्या नाम है, ऑनलाइन किसी को पे करना है तो सीधे सीधे क्या दे देंगे, हम डिजिटल करेंसी को दे देंगे। तो ये डिजिटल करेंसी जारी करेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई देख रही है कि डिजिटल इकोनॉमी बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारी इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी, उसको 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है 2024-25 तक। लेकिन केवल डिजिटल इकोनॉमी पूरे विश्व की देखेंगे तो आपका डिजिटल इकोनॉमी इस समय 1 ट्रिलियन डॉलर की है। केवल डिजिटल इकोनॉमी, जो डिजिटली सब कुछ काम हो रहा है, वहां पे 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो सरकार भी अब सोच रही है कि हम भी डिजिटल में अब कदम रखेंगे, ठीक है। आरबीआई भी डिजिटल करेंसी जारी करेगी। हम 3 ट्रिलियन डॉलर है, डिजिटल इकोनॉमी ही 1 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है, तो इसलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है आरबीआई। तो एक और वर्चुअल करेंसी पर आरबीआई बोली है कि 30% हम टैक्स लगाएंगे। हम 30%, वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी आभासी मुद्राएं हैं, यानी कि जैसे बिटकॉइन हो गया, ब्रिटेन की अलग कंपनी, क्या नाम है, कॉइन है, बिटकॉइन सबसे फेमस है। तो बिटकॉइन वगैरह पे जो व्यापार वगैरह करते थे, अभी क्या है कि भारत में लीगलाइज नहीं था, ठीक है, भारत उसको नहीं मानता था। लेकिन इस बार सरकार क्या कही है कि अगर आप बिटकॉइन में या फिर डिजिटल करेंसीज में, आप वर्चुअल करेंसीज में अगर व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो आप पे 30% क्या लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर 1% हम टीडीएस भी लेंगे, यानी एक टीडीएस का होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये वापस हो जाता है, डीटीएस तो वापस हो जाएगा, लेकिन 30% मेन टैक्स लिया जाएगा वर्चुअल करेंसी पर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से टैक्स लेने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में सरकार इस बिटकॉइन वगैरह को भी, जो व्यापार लोग करते हैं, उसको भी क्या करने जाएगी, लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है। चलिए भाई, ये भी लीगल है, ये कोई इलीगल काम नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है, हम ही क्यों इसको इलीगल कहें। तो ये लीगलाइज करने की कोशिश है, टैक्स लगाना। और आगे चल करके इसको हमको लगता है कि जहाँ तक उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट, जैसे 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो डिजिटल करेंसी को उसमें ला देगी, आपका वर्चुअल करेंसी को कैपिटल मार्केट में ले गए। हो सकता है इसको सेबी से इसको रेगुलेट भी करवा दे। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कल को हो सकता है कि जितनी भी बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसीज हैं उनको सेबी रेगुलेट करे। तो पहला चरण है जो कि लीगलाइज करने की कोशिश की है सरकार, 30% टैक्स लगाई है बिटकॉइन वगैरह पे, ठीक है। तो चीज़ें याद रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा बजट का सेशन, ठीक है। चीज़ें पसंद आई हूँ तो लाइक का बटन दबा के हमको बताइए पसंद आ रही हैं, और आपका नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, और थैंक यू।